बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बालिग हुई थी कि माँ बाप मर गए। मैं चाची के पास चली गई, लेकिन उन्होंने बोझ उतारने के लिए मुझे एक शराबी के साथ ब्याह दिया, जो मुझे कोठे पर ले गया। वहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं थी, मैं पल पल मरती थी। और फिर वहाँ एक औरत आने लगी और मुझे एक पीली चादर दी और बोली, रोज रात को ये चादर ओढ़कर बैठ जाया करो, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, ना गलत काम करेगा। अब रोज मैं वो पीली चादर लेने लगी और मुझे कोई भी हाथ न लगाता। लेकिन एक दिन मैं वो चादर लेना भूल गई और तब तूफान आ गया, क्योंकि मेरे कमरे में एक साथ 13। मेरी जिंदगी बेहद मुश्किल गुजरी। मुझे कभी कभार लगता था कि इस परेशानी या मुसीबत से छुटकारा सिर्फ मौत से ही मिलेगा, मगर ऐसा नहीं था। मेरी जिंदगी की हर मुसीबत मुश्किल पहले से ज्यादा बड़ी होती। मेरा नाम नायला है। आज मैं आपको जो कुछ बताने जा रही हूँ उसका मकसद कुछ और नहीं, सिर्फ ये है कि आप जान सके कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी ऐसी परेशानियों के साथ जीते हैं। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और हम बहुत गरीब थे। गुर्बत इस कदर थी कि हम झुग्गी लगा कर रहते थे, मगर उस झुग्गी में भी दुनिया की तमाम खुशियां थी, क्योंकि उस वक्त मेरे वालिदैन मेरे साथ थे। हम एक दूसरे के तमाम सुखों और दुखों के साथी थे। मेरे वालिद मजदूर थे, कभी काम मिल जाता तो कभी हम फाके देखते। मेरे वालिद के सिर्फ एक ही भाई थे और उनके हालात हमसे बहुत बेहतर थे। मेरे चाचा माली थे और कोठियों में जाकर ये काम करते थे, जिससे उनका घर अच्छा खासा चल जाता। उन्होंने मेरे वालिद की एक दो मरतबा मदद करने की कोशिश की, मगर वो इतने खुददार थे कि भाई से भी मदद कबूल नहीं की। ये बात मेरे वालिद ने मुझे भी सिखाई थी। मेरी माँ लोगों के कपड़ों पर कढ़ाइयाँ करती, जिसका मुआवजा मिलता था, मगर बहुत कम। कभी कभार तो औरतें देने से भी इनकार कर देती। मैं भी अपने वालिदैन का बेहद ख्याल रखती थी। महंगाई के बाइस मैंने पढ़ने से इनकार कर दिया, मगर मेरे अब्बू ने मुझे जबरदस्ती स्कूल में दाखिल करवाया। उनका कहना था कि खर्चा करना मेरा मसला है, मेरी बच्ची बस पढ़े। सो मैं भी पढ़ने लगी, मगर नहीं जानती थी कि एक दिन ऐसे ही स्कूल के लिए निकलूंगी और मेरी माँ वहां इंतजार करती मौजूद नहीं होगी। न ही बाबा शाम को मजदूरी से थके हारे लौटेंगे, तो मैं कभी उनके पांव दबा सकूंगी। उस रोज मैं वापस आई तो मेरी झुग्गी की जगह राख पड़ी हुई थी। चंद डाकुओं ने उन्हें बहुत बुरी मौत दी थी। उनका ख्याल था कि बाकी झुग्गी वालों की तरह वो भी पैसा जोड़ जोड़ कर रखते होंगे, मगर हमारे पास एक टाइम खाने को बहुत मुश्किल से होता था। सो इस बात पर तैश में आकर डाकू ने उन पर बुरी तरह हमला कर दिया, यहाँ तक कि उनके वजूद में एक सांस भी बाकी नहीं रही। मैंने जब अपने घर को ऐसे उजड़े पिजड़े देखा तो शौक से बेहोश हो गई। दोबारा मेरी आंख एक छत तले खुली। हाँ, छत, क्योंकि मेरे घर में छत न थी और जो दीवारें थी वो भी ढह चुकी थी। वो छत मेरे चाचा के घर की थी। उस घर में मैं पहले कभी नहीं आई थी, और अब आई तो ऐसे, वालिदैन के बगैर। कितना शौक था मुझे चचा के घर जाने का। हर इतवार को बाबा को कहती कि बस चचा के पास ले चलें, मगर हर इतवार ही उनकी मसरूफियत पहले से बढ़ जाती और अब बगैर किसी फरमाइश के ही मैं उनके घर पड़ी थी। पहले दिन तो चचा ने मुझे खूब दिलासे दिए, वो अब इसके अलावा और कर भी क्या सकते थे। मेरी भी एक तरह से कमर टूट चुकी थी, सो वक्त रुका भी नहीं, मगर मेरे लिए गुजारना मुश्किल हो चुका था। चाची का एक बेटा और एक बेटी थी, तकरीबन मेरी ही उम्र का था। चाची को ये फिक्र सताने लगी कि अगर उमर ने मुझसे शादी करने की जिद की तो फिर। मैं अभी ही बालिग हुई थी कि मेरे वालिदैन की मौत ने चाची को बहुत से खदशात में मुब्तला कर दिया। मेरे खाने पीने उठने बैठने में जो रोक टोक थी वो तो थी, मगर अब उनका डर अपने बेटे तक पहुंच चुका था। मुझे तो ऐसी बातों का ना इल्म था ना होश। मेरे वालिदैन जा चुके थे, इस बात के अलावा मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। आयशा, चाची की बेटी, वो भी मुझसे बात न करती और ना ही चाची किसी को मुझसे बात करने देती। मेरा बिस्तर स्टोर में लग चुका था। चचा मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रखते थे, जो चाची को बहुत खलता था, और वो उनकी नरमी अपनी सख्ती दिखाकर निकाल देती थी। मैं पूरी पूरी रात जागती और अपने भूखे पेट को बांध लेती। पूरे दिन में मुझे सिर्फ एक खुश्क रोटी मिलती, वो भी पानी के साथ। चचा अगर मुझे कोई पैसे दे देते तो चाची फौरन वो पैसे मुझसे निकलवा लेती। मुझे वहाँ 1 महीना हो चुका था और वो 1 महीना ही मेरी पूरी उम्र पर भारी था। इन 30 दिनों में मैं इतनी बड़ी हो गई थी कि लोगों के इशारे और रवैये दोनों ही समझ में आने लगे थे। मैं तंग आ चुकी थी। एक रोज शाम को चचा घर वापस आए तो मैंने उनसे पढ़ने की बात की। मेरी बात पर वो बहुत खुश हो गए और फौरन से मुझे पढ़ने की इजाजत दे दी। मैंने कुनखियों से चाची की जानिब देखा तो वो बार बार पहलू बदल रही थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सो मैं मुतमईन होकर स्टोर में आ गई। मुझे लगा कि अब जिंदगी थोड़ी सहल हो जाएगी, दिन का आधा वक्त सुकून से गुजरेगा, मगर ये मेरी फकत खाम ख्याली थी। मेरी किस्मत में ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा था जो मेरे लिए बायसे इत्मीनान होता। अगले रोज चचा अकेले वापस नहीं आए, बल्कि 4 कंधों पर लौटे। काम करते करते अचानक उन्हें सीने में तकलीफ हुई और डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही वो भी मुझे भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए। एक वो ही तो सहारा थे, सो अब वो भी नहीं बचे। अब चाची के लिए तमाम राहें खुली थी। वो मुझे ही मनहूस होने का ताना दे रही थी। उनके मुताबिक पहले मैं अपने वालिदैन को खा गई और अब अपना मनहूस साया उनके घर जब से लाई हूँ, मुसीबतों ने उनके घर की राह देख ली थी। चाचा अच्छे भले होकर इस दुनिया से चले गए। चाची ने 7 दिनों तक मुझे बमुश्किल बर्दाश्त किया।
उसके बाद उन्होंने पहले ही रिश्ते वालियों को मेरे रिश्ते के लिए बोल रखा था। 7 दिनों बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया तो चाची ने आंखें बंद करके मेरा निकाह कर दिया। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो शख्स शराबी है, मगर उन्होंने मुझे एक बोझ की मानंद उतार फेंक दिया। मगर यहाँ भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वो शख्स मुझसे निकाह करके कहीं चला गया और मुझे रुखसत तक नहीं करवाया। अब मामला और ज्यादा गंभीर था। मैं न इधर की रही थी ना उधर की। पहले जो बात सिर्फ तशनों तक थी, अब वो मारपीट तक जा पहुंची थी। चाची मुझे तकरीबन रोज पीटती कि कहाँ गया है तेरा शौहर, जरूर तेरे ही लक्षण खराब होंगे, वरना ऐसे निकाह करके कौन भागता है। अब मैं उन्हें क्या कहती कि मुझे कैसे मालूम कि मेरा शौहर क्यों भागा है। वो शौहर जिसे मैंने एक नजर भी नहीं देखा, उसे मेरे लक्षण कैसे मालूम हो गए। मगर मैं बेजबान जानवर की तरह सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि जिंदगी मुझ पर तंग हो गई थी। मगर हर हाल में मैंने उसे जीना ही था। चाची की ज्यादतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मेरे शौहर ने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा था और न जाने कहाँ छुप गया था। उसे गए 1 महीना हो चुका था, मगर वापसी की कोई उम्मीद नजर नहीं आई थी। मैं भी चाची के तशद्दुद से थक चुकी थी। न जिंदगी खत्म हो रही थी और न ही सहल। मैं जहां से निकलने की कोशिश करती, मसाइल वहीं आकर मेरा गला दबा लेते। उस रोज भी मैं सुबह उठकर नाश्ता बना रही थी जब गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया। अचानक जलन इतनी शदीद थी कि मैं संभल ही ना पाई और तेल का पूरा डब्बा उलट गया। उमर ने मुझे रोते और डरे सहमे देखा तो फौरन से गीला आटा मेरे जले हुए हाथ पर लगा दिया। वो जलन तो ठीक हो गई, मगर उसके बाद चाची ने जो मुझे आंख में झोंका तो वो भूलने के काबिल नहीं। उन्हें तेल जाया होने का इतना गम नहीं था जितना गुस्सा उमर को मेरे करीब खड़े देखकर आया था। उस दिन उन्होंने मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जो मारपीट के निशान से आरी रहा हो। रात को मैं दर्द से बेहोश हो गई और पूरी रात वैसे ही पड़ी रही। कोई मुझे पूछने नहीं आया। अगली सुबह एक नई कयामत मेरे लिए तैयार खड़ी थी। मेरा नामदार शौहर वापस आ चुका था और मुझे साथ ले जाने के लिए ही आया था। चाची ने मुझे देखते ही अपना सामान बांधने का हुक्म दिया। मैं अपने दुपट्टे में 2-4 सूट बांधकर बाहर निकली तो बैठक में से चाची की ऊंची आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। निकाह के बाद अपनी बीवी को यहाँ छोड़ गए थे, जितना 1 महीना उसके यहाँ रहने का खर्चा हुआ है वो अदा करो और बखुशी ले जाओ अपनी बीवी को, और आइंदा मुझे शक्ल मत दिखाना तुम दोनों ही। मेरे शौहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो शायद हैरान थे या शायद परेशान, कुछ कहा नहीं जा सकता। चंद लम्हों बाद उन्होंने कुछ पैसे मेज पर रखे और कहा, लें, आज तक मेरी बीवी आपके घर जितना रही है, ये उसकी कीमत है। इतना कहकर वो बाहर निकले। बैठक के दरवाजे में मैं हैरानी से खड़ी पूरी कार्रवाई देख रही थी जब मेरी चाची मेरी कलाई थाम कर मुझे वहां से खींच लाई। शौहर का खुद के लिए ये रवैया देखकर मुझे यकीन हो गया था कि अब चाहे कुछ भी हो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। हर सर्द व गर्म हालात के दायरे में वो सिर्फ मेरा साथ देंगे। मैं मसरूर सी होकर उनके साथ चलने लगी और अपनी आने वाली जिंदगी के मुतालिक बहुत से ख्वाब भी बुन चुकी थी। फिर चाहे वो शख्स मुझसे दुगनी उम्र का था या शराबी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं चुपचाप दिल में बहुत से ख्वाब सजाए उस शख्स के साथ चलती जा रही थी। 2-3 नक्शे बदलने के बाद हम एक तंग व तारीक गली में पहुंच गए। वो जगह मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बल्कि कराहियत आ रही थी। वहां औरतें ही औरतें थीं और आदमी बहुत कम थे। मेरा शौहर मेरा हाथ थामे तेज तेज कदम उठाता चलता जा रहा था। मैं बस सर झुकाए उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। बिलाखिर एक तंग व तारीक से चौबारे के सामने मेरे शौहर के कदम थमे। इससे पहले कि मैं सर ऊंचा करके चौबारे का मुकम्मल जायजा लेती, मेरा शौहर मुझे खींचते हुए अंदर ले गया। अंदर का जहान ही मुख्तलिफ था। वहां औरतें ही औरतें थी, बिल्कुल बेबाक औरतें। उनके कपड़े इंतहाई नाज़िबा थे और वो मेरे शौहर को बार बार अपनी जानिब खींचकर बुरे इशारे कर रही थी। मुझे उस वक्त बेइंतहा शर्म आ रही थी और किसी मासूम बकरी की तरह मैंने अपनी बड़ी सी चादर को मजबूती से थाम रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कोई आएगा और इन्हीं औरतों की तरह मुझसे भी मेरी चादर छीनकर भाग जाएगा। मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि ये वाला एहसास मेरे आने वाले मुस्तकबिल का पेश खैमा है। मैं सर झुका ही चलती चली जा रही थी जब एक कमरे में जाकर हमारे कदम थम गए। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक पुख्ता उम्र की औरत बेतहाशा बंद संवर कर तख्त पर बैठी थी। उसके इर्द गिर्द भी तैयार शैयार लड़कियां फिर रही थी। अगले चंद लम्हों में मेरा वजूद एक शय बन चुका था। शौहर ने मुझे एक मर्तबा भी अपने घर की जीनत बनाने का नहीं सोचा, बल्कि चाची से बढ़कर अक्लमंदी का सबूत दिया और मुझे कोठे पर बेच दिया। कोठा, ये लफ्ज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था और जब आशनाई हुई तो मेरा वजूद वर्ताए हैरत में मुब्तला था। मैं एक इंसान से खिलौना बना दी गई थी, खेलने वाला खिलौना। सबसे पहली चीज जो मुझसे छीनी गई वो मेरी चादर ही थी। मैंने लाख फरियाद की, मगर वहां कोई मेरी चीखें सुनने वाला नहीं था। मेरे अपने न थे। जो एक मेरा ताल्लुक बना था उसे भी मेरा शौहर 20,000 के एवज बेच चुका था। मैं जान चुकी थी कि अब कुछ भी हो जाए मुझे यहीं रहना है। यहाँ खाने पीने का मसला नहीं था, कपड़ों का मसला भी नहीं था। अलबत्ता यहाँ उस चादर पर पाबंदी थी जो लोगों की इज्जतें महफूज रखती थी। यहाँ के मसाइल चाची के उस टूटे फूटे घर से बहुत मुख्तलिफ थे। वहाँ इज्जत का मसला नहीं था और यहाँ इज्जत ही मसला थी। मेरे रोने पीटने किसी चीज को भी नहीं देखा गया और मुझे सबसे पहले वहां रहने के तरीके सिखाए जाने लगे। रक्स,
उठना बैठना, अदाएं और न जाने क्या क्या। मगर मैं हर बात पर नफी कर देती, जिसकी पादाश में मुझे लोहे के सरियों से पीटा जाता था, कोड़े लगाए जाते थे। बीबी मुझे समझा समझा कर थक गई थी, मगर मैं सारा दिन भूखी प्यासी एक कमरे में बंद रहती, मगर इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। मैं सोच चुकी थी कि जिंदगी में अब आसानियां तो कहीं पर भी नहीं है, तो क्यों ना इसे ऐसे ही खत्म कर दिया जाए। ना मैं रहूंगी, ना ही मेरे साथ जुड़ी हुई परेशानियां। मेरे बार बार इनकार करने पर बीबी ने मेरे शौहर को वापस बुलवा लिया और जितना उसे बुरा भला कह सकती थी कहा। मेरी तमाम शिकायतें भी लगा दी। ये सुनकर मेरे शौहर ने एक बोतल उठाकर मुंह से लगाई और गटागट पीने के बाद अपना तशद्दुद शुरू कर दिया। जिंदगी ने मुझे बहुत मारें लगाई थी, मगर जैसी मार मेरे शौहर ने लगाई वो आज तक नहीं भूली। वो जहां मुझ पर कोड़ा बरसाता, वहीं से मेरा मांस उधर जाता था। चूंकि बीबी को मैं बिल्कुल अनछुई हुई चाहिए थी ताकि ज्यादा कीमत मिल सके, तो इस लिहाज से मैं महफूज थी। जब मार खाकर मैं अदमुई हो गई तो तकरीबन मुझ में जान खत्म थी। तब दो आदमी ने उठाकर मुझे साथ वाले कमरे में फेंक दिया। वहां कोई रईस ज्यादा आ चुका था। सो पूरे कोठे में ही एक थरथरी मच चुकी थी। मेरा किसी ने भी ख्याल नहीं किया और वहीं मुझे साथ के कमरे में डालकर सब अपनी तैयारियों में लग गए। मेरा दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। सो मैं कब होश से बेगाना हुई मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। जब होश आया तो मैं उसी कमरे में थी। पूरा जिस्म किसी फोड़े की माने दुख रहा था। तकलीफ इतनी शदीद थी कि मुझसे तो रहा भी नहीं जा रहा था। मैं वैसे ही अदमुई होकर दीवार से बमुश्किल टेक लगाकर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने ना चाहते हुए भी आंखें खोलकर देखा तो सामने एक औरत थी जो मुझे देखकर चौंक गई और जल्दी से आगे बढ़कर मेरे जख्म देखने लगी। मैं उसे हैरानी से देख रही थी, क्योंकि अब तक यहाँ जितने लोगों से मेरा पाला पड़ा था वो सभी जानवर थे, नोच खाने वाले जानवर। मगर मुझे वो इंसान लग रही थी जिसमें इंसानियत मौजूद थी। मेरे जख्मों पर दुख से सर हिलाती उसने मुझे एक दवाई खाने को दी। पहले तो मैं बेएतबारी से उसे देखने लगी, मगर मेरे ऐसे देखने पर वो जल्दी से बोली, मुझ पर एतबार करो। ना चाहते हुए भी मेरा दिल उस पर एतबार करने का कर रहा था। मैंने सर हिलाकर दवाई खा ली, जो शायद मेरे जख्मों की तंदुरुस्ती के लिए दी गई थी। दवा खाने के बाद दुपट्टे के नीचे से उसने एक पीली चादर निकालकर मेरे हवाले की और कहा, रोज रात को ये चादर ओढ़कर बैठ जाया करो। कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मैं इससे पहले कुछ बोलती वो औरत चादर मेरे करीब रखकर वहां से चली गई। मैं हैरानी से ये सब देखने लगी, मगर अब कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अमल करने के या ना करने के। मगर मेरा दिल चाह रहा था कि उस औरत की बात मान लूं। रात को मैंने ऐसा ही किया। वो चादर ओढ़कर बैठ गई। वो कमरा शायद उन्हें दिया जाता था जो कमाती थी। सो मैं जब अंदर बैठी तो अंदर कमरे में 3-4 आदमी आए, मगर मुझे पीली चादर में देखकर उल्टे कदमों ही मुड़ गए। सुबह तक मैं इंतजार करती रही कि अब कोई आएगा और मेरे साथ बुराई करने की कोशिश करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी मर्द मेरे करीब आता वो एक नजर के बाद वापस चला जाता। मैं हैरत से गंग थी कि ऐसा क्यों, भला क्या राज है इस चादर में कि जब मैं ओढ़ लूं तो कोई मेरे करीब नहीं आता। सुबह होने पर मैंने वो चादर छुपा दी। अब रोज रात को मैं वो चादर ओढ़ लेती और कोई भी मेरे करीब नहीं आता। सब लोग मुझे देखकर कमरे से चले जाते। मेरी जिंदगी तो आसान हो चुकी थी। मैंने बीबी से कह दिया था कि अब मुझे धंधा करने में कोई मसला नहीं है, जिसे सुनकर वो बहुत हैरान हुई और खुशी से मेरा माथा चूम लिया। मुझे उसी दिन नए कपड़े, जेवरात, मेकअप और बहुत से फल दिए गए ताकि मैं अपनी सेहत अच्छी बना सकूं। माहिर ब्यूटी पार्लर वाली को बुलवाकर मेरा अच्छी तरह से फेशियल और बाकी तमाम मसाज वगैरह करवाए गए। मैं यही सोच रही थी कि अगर इनकी बात मान जाऊं तो कितना ऐश करूंगी, मगर इज्जत नहीं रहेगी और इज्जत के बगैर मेरा वजूद भी किसी काम का नहीं था। शाम तक मैं अपनी नई जिंदगी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। अब चूंकि मैंने उनकी बात मान ली थी, सो वो भी मेरी हर बात मान रही थी। मेरे कहने पर उन्होंने मुझे वही कमरा दे दिया। शाम को जब कारोबार का वक्त शुरू हुआ तो मैंने फुर्ती से वही चादर निकाल कर ओढ़ ली और बैठ गई। तब भी कोई मेरे करीब नहीं आया और मैं खुशी से निठाल हो गई। अगली सुबह बीबी ने भी कुछ नहीं कहा, बस मुलाजिम के हाथ मेरे लिए अच्छा खाना और फल वगैरह भेज दिए गए। यानी उन्हें अभी इल्म नहीं हुआ कि मैं उनके साथ फ्रॉड कर रही हूँ। अब रोज रात को मैं यही काम करती और चादर ओढ़ लेती। सुबह के वक्त मेरी खूब आवभगत होती। एक रोज मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं वैसे ही लेट कर सो गई। उस रात मैं चादर ओढ़ना भूल गई थी, लेकिन तब अचानक से तूफान आ गया जब मेरे कमरे में एक साथ 13 मर्द दाखिल हुए और मुझे घूरने लगे। देखते ही देखते उन लोगों ने मुझे धक्के देकर कमरे से निकाला और एक दूसरे कमरे में ले गए जहां बीबी भी मौजूद थी। मुझे देखते ही वो बोली, अगर हमसे धोखा कर रही थी तो कम से कम अपनी इज्जत ही महफूज कर लेती, मगर नहीं, जब तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो हमें भी नहीं। आज की रात ये 13 मर्द तुम्हारे साथ गुजारेंगे। फिर देखते ही देखते बीबी वहां से चली गई और मुझे भूखे कुत्तों के आगे फेंक गई। वो पूरी रात उन मर्दों ने मुझे रक्स करने पर मजबूर किया। घुंघरू बांधे मैं नाचती रही। अगर उनकी बात ना मानती तो मुझे वहां बचाने वाला कोई नहीं था। जब एक पल के लिए भी रुकती तो वो मर्द मुझे पीटने लगते और बुरी तरह बाल नोचते। वो पूरी रात में कोयलों पर चली। मेरा जिस्म अंगारा होता रहा
मगर वहां मुझ पर रहम खाने वाला कोई नहीं था। अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए मेरे पैर रात भर थिरकते रहे और मैं हक्का बक्का अपने आप को बर्बाद होते देखती रही। वो सुबह मेरे लिए रिहाई की सुबह थी। अगले 2 हफ्तों तक मैं कोमा में रही और मेरी हालत बेहद खराब रही। बार बार मैं होश में आती और फिर बेहोश हो जाती। तकरीबन 1 माह बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली। छुट्टी मिलने के रोज मैं कोठे वापस आ गई, मगर आज मुझसे मेरी चादर खींचने वाला कोई न था। बीबी ने मुझे अपने साथ तख्त पर बिठाया और मेरा माथा चूमा। इतनी देर में साथ वाले कमरे से एक औरत बाहर निकली। मैंने गौर से देखा तो पहचान गई। ये वही उस दिन वाली औरत थी जिसने मुझे वो चादर दी थी। आपने दी थी ना मुझे वो चादर? और उस रात वो मर्द? मुझे ऐसा लगा कि मेरी जहनी हालत खराब हो चुकी है। मुझे खुद भी अपनी बात समझ नहीं आ रही थी। नायला, तुम एक अजीम लड़की हो। हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था जिसमें तुम कामयाब हो गई हो। अब तुम्हें यहां से जाने पर कोई नहीं रोकेगा। अगर तुम यहां रहना चाहो तब भी तुम पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। मैं नासमझी से उस औरत की बातें सुन रही थी। आप कौन है? मैंने वो सवाल पूछ ही लिया जो मैं पूछना चाहती थी। ये कोठा मेरा है। एक रोज मैं भी यहाँ इसी तरह लाई गई थी। मेरा शौहर मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बेच कर गया था। मैं उस वक्त तो अपनी इज्जत नहीं बचा सकी क्योंकि मेरे पास मौका नहीं था। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं जल्द ही इस कोठी की मालकिन बनूंगी और ऐसे आने वाली लड़कियों को बचने का एक मौका जरूर दूंगी। अगर तो वो इसमें कामयाब हो गई तो ठीक है, उन्हें जाने दिया जाएगा, और अगर नाकामयाब हुई तो उन्हें भी वही करना होगा जो इस कोठे पर आने वाली हर लड़की का मुकद्दर होता है। मैं नासमझी से उसकी बात सुनती रही। मैं समझी नहीं थी। देखो, वो चादर जो मैंने तुम्हें दी थी, वो चादर हम यहाँ उस लड़की को देते हैं जो बेतहाशा मार खाने के बावजूद काम के लिए रजामंद नहीं होती, यानी उसे अपनी इज्जत की परवाह होती है। सो हम उसे एक मौका देते हैं। ऐसी बहुत कम लड़कियां होती हैं जो मार खाने के बावजूद ना माने, मगर तुम नहीं मानी। फिर जब तुम्हें चादर दी तब तमाम आदमियों को समझा दिया था कि जिस कमरे में भी पीली चादर में लिपटी कोई लड़की हो उसे कुछ नहीं कहना। फिर हम उस लड़की को इसी तरह मौका देते हैं कि वो चादर ओढ़कर कितने दिन तक अपनी इज्जत महफूज कर सकती है, और 2 हफ्तों बाद उसकी चादर गायब कर देते हैं। मगर तुम वो चादर लेना ही भूल गई जिस पर तुम्हें एक मजीद मौका दिया गया, पूरी रात रक्स करने का, और वो भी 13 मर्दों के सामने। कुछ लड़कियां तो खुद ही अपनी चादर उतार देती हैं, नहीं तो हम गायब करके जब उन्हें आखिरी मुकाम पर लाते हैं तो वो वहां डगमगा जाती हैं और फिर उन्हें भी हमारी बात मानना पड़ती है। मगर तुम डटी रही। पूरी रात नाचने के बावजूद तुमने अपनी इज्जत को महफूज रखने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। तो आज हम तुम्हें अपने कोठे से आज़ाद करते हैं। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी। बिलाखिर इतनी बड़ी मुशक्कत के बाद मेरे लिए भी आसानी आ चुकी थी, वो आसानी जो मैं आज तक ढूंढती आई थी। बीबी से दरखास्त करके मैं वहीं कोठे में रहने लगी और मुझे सबसे ऊपर वाली मंजिल में एक अलहदा कमरा मिल गया। मेरे पास कोई नहीं आता था। चंद दिनों में बीबी के कहने पर मेरे शराबी शौहर ने मुझे तलाक दे दी और मेरे लिए दोबारा से रिश्ते ढूंढे जाने लगे, मगर मैंने शादी से इनकार कर दिया। अब अगर जिंदा रहना ही था तो क्यों ना उधर रहती जहां किसी को मेरे होने से कोई परेशानी नहीं थी और मेरी इज्जत और आबरू भी महफूज थी। आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं? क्या मैंने ये फैसला करके अच्छा किया? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।